हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस राठौड़, लेक्चरर सिविल, जीपीसी बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम हाईवे में अपना जो यूनिट नंबर 5 है, ठीक है, यूनिट नंबर 5 में जो टॉपिक्स है आपका हाईवे मटेरियल में सबग्रिड सॉइल, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम जो सबग्रिड सॉइल है उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है ना, पहले होती क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे और एक टेस्ट जो होता है सबग्रिड सॉइल के लिए सीबीआर टेस्ट, उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके जो यूनिट नंबर 5 है उसका टॉपिक नंबर 5.1.1, 5.1.2 और 5.1.3, जो ये 3 टॉपिक है ये इससे कवर अप हो जाएंगे आसानी से। ठीक है ना, ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जब ना हाईवे होता है, ठीक है ना, हाईवे में जो बनते हैं मटेरियल जिससे सड़क बनती है, ठीक है ना, तो मटेरियल में जो बेसिकली आपको ये पता है कि हम इससे पहले के लेक्चर्स में बेसिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो हाईवे में जो होती है रोड्स, उसकी बेसिकली होती है 4 लेयर। ठीक है, सबग्रिड, सब बेस, बेस और सरफेस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम सबग्रिड नीचे वाले को, ठीक है ना, सबग्रिड, सब बेस, बेस और ये सरफेस, 4 लेयर होती है। ठीक है, तो इन्हीं 4 लेयर के अकॉर्डिंग हमारी जो रोड है उसको बनाते हैं, रोड डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो जो इन 4 लेयर पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में मैं आपको जो अपने हाईवे का जैसे सड़क बनाते हैं उसका जो मेन पार्ट है, बेस पार्ट है, वो क्या है, उसका पार्ट है सबग्रिड। तो सबग्रिड मतलब जो सोइल से बनता है, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखिए लिखा है, सोइल के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, हाईवे में काम होता है, इम्बैकमेंट में जहाँ पे अपने जो आप बोलते हैं रिटर्निंग वॉल्स वगैरह बनाते हो ना, वहाँ पे, और सबग्रिड के रूप में ये काम करता है। ठीक है, और इसका एक मुख्य प्रिंसिपल होता है हाईवे मटेरियल के डिज़ाइन में, जो हाईवे डिज़ाइन करते हैं उसका एक मुख्य पार्ट है सोइल, क्योंकि ये सबग्रिड पार्ट है, सबसे नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है ना, तो इसके जो बेसिकली अगर हम बात करें सोइल की, तो सोइल बनती कैसे, तो जैसे कि अगर आपने सोइल इंजीनियरिंग जो 206 है पार्ट, उसमें आप देखोगे कि सोइल जो बनती है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो जहाँ पे अपने रॉक्स का होता है इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और लास्ट में अपहीवल दोबारा बन जाती है सोइल। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है सोइल का बनना। ठीक है, तो ये हम बेसिकली बात करते हैं सोइल के बारे में, भाई हमारे जो सोइल है वो क्या है। तो ये जो सोइल होगी ये एक सबग्रिड मटेरियल है, यानी कि जब हम हाईवे का डिज़ाइन करेंगे तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला सबग्रिड कहलाता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो हमारी सोइल है, यानी कि जो हमारा सबग्रिड है हाईवे का, उसका जो मटेरियल है सोइल, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो बेसिकली क्या होता है, आप इन सोइल की प्रॉपर्टीज़ को आपका जो चैप्टर होता है 206 सोइल इंजीनियरिंग, वहाँ पे उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है ना, तो उसी प्रकार के हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली समझ लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मुख्यतः क्या 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं स्थायित्व। स्थायित्व क्या है, मतलब कि आपकी जो सोइल है वो किस प्रकार की है। सपोज आपकी सोइल ऐसी है, आपने मिट्टी बिछाई, ऊपर लोड लगाया, तो सोइल क्या होगी, धंस गई। अगर सोइल धंसेगी तो सड़क भी धंस जाएगी और सड़क के बीच में क्या हो जाएगा, खड्डा बन जाएगा। तो ऐसी सोइल नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि जो सोइल है वो गिवन लोड के रेस्पेक्ट में लोड को इजीली सहन कर सके। ठीक है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि लेट सपोज मैं आपको एक सिंपल देता हूँ उदाहरण, कि जैसे आपने कोई स्पंज लिया है, वो ना स्पंज होता है स्पंज, ठीक है, उस स्पंज को जैसे कि आपने इसमें सपोज इस स्पंज में आपने पानी से इसको वो कर दिया, सोख दिया है, फिर इसको आप हाथों से दबाओगे तो क्या पानी बाहर निकलेगा, यानी कि दबेगा, कंप्रेसिबल है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, जो दबता नहीं है। फॉर एग्जांपल सपोज आपका मोबाइल फ़ोन है, क्या आप मोबाइल फ़ोन को अपने हाथों से दबा सकते हो, नहीं दबेगा ना वो, क्योंकि वो क्या इनकम्प्रेसिबल। तो वही बोलता है कि सोइल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का इसलिए होनी चाहिए कि अगर मान लो सोइल कंप्रेसिबल हो जाएगी तो लोड लगने पे सोइल क्या होगा, दब जाएगी, लोड हटेगा तो सोइल उड़ जाएगी। तो एक प्रकार का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जो गुंजाइश है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है परमानेंसी ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि
जो स्ट्रेंथ है वो उसकी परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वेरिएशन नहीं हो, एक फिक्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि हमको पता हो जाए कि इस रेस्पेक्ट में हमको इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मिनिमम चेंज इन वॉल्यूम एंड स्टेबिलिटी, यानी कि उसके जो वॉल्यूम है उसमें क्या हुआ, मिनिमम बदलाव होना चाहिए उसकी वॉल्यूम में और उसकी स्टेबिलिटी में, ठीक है ना। ये इसका बात होती है, मिनिमम चेंज इन वॉल्यूम एंड स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मिनिमम बदलाव होना चाहिए उसका, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो हम उसमें सपोज अगर उसके वॉल्यूम में और स्टेबिलिटी में ज़्यादा बदलाव हो रहा है तो वो जो सोइल है वो बेसिकली डिज़ाइन के लिए अच्छी नहीं है, वो सोइल बेकार है डिज़ाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गुड ड्रेनेज। गुड ड्रेनेज का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो ये जो आपकी सबग्रिड है, सबसे नीचे वाला पोर्शन है रोड का, ऊपर से पानी आ रहा है, बारिश का पानी, तो कुछ पानी नीचे गया तो वो ड्रेनेज का मतलब है वो पानी बाहर निकल जाना चाहिए इजीली, वो नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये जो पानी इकट्ठा रह जाएगा और बाद में सोइल डैमेज हो जाएगी, सोइल डैमेज हो जाएगी तो आपकी सड़क खराब हो जाएगी, ठीक है। और फिर लास्ट है इजी टू कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि लोड लगाकर हम अगर सोइल के अंदर से यानी कि वॉइड से अगर हम उसमें क्या हुआ कि देखो एक होता है कॉम्पैक्शन, एक होता है कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन मतलब उसके वॉइड से एयर को रिमूव कर दें, वॉइड से एयर रिमूव हो जाएगी तो सोइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी, सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये कॉम्पैक्शन सो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है ना। और इजी टू कॉम्पैक्शन, आसानी से कॉम्पैक्शन हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, दिस आर द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, सोइल की, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारा हाईवे मटेरियल है उसमें जो हमारा सोइल है, ये वाला मटेरियल हाईवे का, उसकी प्रॉपर्टीज़ वापस सुन लीजिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए, स्ट्रेंथ परमानेंट रहनी चाहिए, वॉल्यूम और स्टेबिलिटी में कम बदलाव होना चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और इजी टू कॉम्पैक्शन। सपोज मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि आप सबग्रिड सोइल की प्रॉपर्टीज़ को लिखिए। अगर क्वेश्चन था 6 नंबर का तो आप इन 6 को लिख के हर एक के बारे में 2-2 लाइन लिख दो। अगर क्वेश्चन आता आपका 8 है 10 नंबर का तो आप क्या हो, हर एक के बारे में 5-5 10 लाइनें आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है और इसको आप क्या इस आंसर को आप अपने सोइल के साथ भी इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होगी हाईवे की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो सोइल क्लासिफिकेशन दिख रहा है, सोइल क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि सोइल क्लासिफिकेशन के बहुत प्रकार होते हैं, ग्रेन साइज, टेक्सचर क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड, बीएस स्टैंडर्ड। लेकिन हमारा जो सिलेबस में दे रखा है एचआरबी यानी कि हाईवे रिसर्च बोर्ड सोइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम इसी को ही देखेंगे, ये क्लासिफिकेशन है क्या, ठीक है ना, इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट है हमारा एचआरबी क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड सोइल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या ये थ्योरेटिकल मेथड है ना, थ्योरेटिकल अप्रोच है, हमें बस समझना है कि ये मेथड है क्या। देखिए हाईवे रिसर्च बोर्ड जो सोइल क्लासिफिकेशन है इसका एक नाम और है, क्या नाम है, रिवाइज्ड पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका एक नाम और है, कौन सा, PRA यानी कि पब्लिक रोड्स एडमिनिस्ट्रेशन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है ना, हाईवे रिसर्च बोर्ड, ठीक है। अब बोलता है कि ये जो सोइल क्लासिफिकेशन है कौन सा, HRB है ना, ये बेसिकली 3 जो होते हैं आपके लैब टेस्ट उन पर डिपेंड करता है। कौन कौन से टेस्ट, एक तो सीव एनालिसिस टेस्ट, एक लिक्विड लिमिट टेस्ट और एक प्लास्टिक लिमिट टेस्ट, ठीक है। ये जो तीनों टेस्ट होते हैं, सीव एनालिसिस, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, ये तीनों टेस्ट आप सोइल में 206 में डिटेल में इनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इन टेस्ट करने के बाद इसका क्लासिफिकेशन जो होता है किसका, HRB सोइल क्लासिफिकेशन, वो सोइल को 7 ग्रुप में बांटता है, यानी कि उसके ग्रुपिंग का नाम है A1 से लेकर A7 तक, ठीक है। तो सोइल ग्रुप जो होता है A1, A2, A3, ठीक है ना, A1, 2, 3 ये होते हैं ग्रेनुलर सोइल्स। ग्रेनुलर सोइल्स वो सोइल होती हैं जिनके कोर्स ग्रेन सोइल बोल सकते हो आप इसको, जैसे कि आप बड़े वाली सोइल बोल दो, एक तो होती है बालू मिट्टी, एक होती है चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी इनकी बोल देते हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रपोर्शन ऑफ फाइन्स पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव बीइंग लेस देन 35%। वो बोल रहा है कि A1, A2, A3 सोइल जो होती है ये होती है कोर्स सोइल होती है, ठीक है। इसमें जो परसेंटेज ऑफ फाइनल है यानी कि जो पासिंग थ्रू किससे 75 माइक्रोन के सीव से, वो कितने मात्रा है 35% से कम होती है, ठीक है। और A4, 5, 6 और 7 इसको बोलते हैं फाइन ग्रेन सोइल, यानी कि इसको हम बोल देते हैं कोहेसिव सोइल। और इसमें 74 माइक्रोन की सीव से जो
होने वाली मात्रा वो कितनी होती है, वो होती है ग्रेटर देन 35%, 35% से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो 35% से अगर क्या बोलते हैं पासिंग होने वाली मात्रा 35% से कम है तो A1 A2 A3 है, और 35% से ज़्यादा है तो वो A4 से लेकर A7 है, ठीक है ना। यहाँ पे साइज़ को करेक्ट कर लेना, साइज़ 75 माइक्रोन होता है साइज़, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, साइज़ सेम ही है, ये भी 75 है और ये भी यहाँ पे 75 माइक्रोन कर देना, ठीक है। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, बस 2-3 नंबर का आता है तो आपको इसको पता होना चाहिए, बस ये, ठीक है ना। बेसिकली तीन टेस्ट पर डिपेंड करता है और ये इनका क्लासिफिकेशन इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक आप यहाँ इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं CBR टेस्ट ऑफ सॉइल सबग्रेड, यानी कि सॉइल सबग्रेड का जो क्लासिफिकेशन है उसका हमने देख लिया, HRB क्लासिफिकेशन, उसके हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया। और अब हम आते हैं CBR टेस्ट पे, दैट इज़ कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो मेथड, ठीक है ना। तो कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो जो मेथड होता है वो डेवलप किया था किसने, कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। एक कैलिफोर्निया का स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट था, उसने वो चीज़ जो है वो डेवलप की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो मेथड, ठीक है ना। अब तो इसका जो मेन मकसद क्या है इस मेथड का, कि स्ट्रेंथ निकालने का काम आता है, किसकी, सबग्रेड सॉइल की, स्टोन एग्रीगेट की और अदर पेवमेंट मटेरियल की, ठीक है ना। तो इस CBR मेथड को हमने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी इसको यूज़ कर लिया है, हम इंडिया में इसको यूज़ करते हैं, हमने इसको अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है ना। अब देखो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो है, देखिए द बेसिक प्रिंसिपल इसका जो है वो क्या है, डिपेंड करता है पेनिट्रेशन पे, इस पे पेनिट्रेशन पे, किस पे, एक सिलेंड्रिकल होता है प्लंजर जिसका होता है 50 mm डाया, ठीक है, और सोइल के स्पेसिफिन में उसको हम पेनिट्रेट कर देते हैं प्लंजर को, और रेट होती है 1.25 mm पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1.25 mm तक उसको पेनिट्रेशन होना चाहिए, किसका, एक सिलेंड्रिकल प्लंजर का जिसका 50 mm डाया है और कहाँ होगा वो, सोइल के स्पेसिमेन में, ठीक है ना, पेनिट्रेशन के रूप में होगा उसका प्लंजर, ठीक है। दैट इज CBR टेस्ट, सिंपल आसान सा टेस्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार। हाँ देखिए, बेसिकली इस मेथड में होता क्या है, बेसिकली इस मेथड में होता है कि एक तो हम देखते हैं कि 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए इसमें प्लंजर में कितनी रीडिंग आई है, ठीक है। बेसिकली देखो होता क्या है कि देखिए 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड लोड का मान गिवन है, यानी कि जैसे आपने लोड लगाया और उस वो प्लंजर जो है वो 2.5 mm पेनिट्रेशन हुआ सॉइल में तो ऊपर कितना लोड आया, और 5 mm हुआ तो कितना लोड आया, तो स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास दे रखी है और आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, बस उसमें वेरिएशन जो होगा ना उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे CBR फॉर्मूले से और डायरेक्टली हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी इस मेथड में बेसिकली 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन के साथ जो होती है रीडिंग को नोट किया जाता है और इसके अकॉर्डिंगली हम उसको परफॉर्म करते हैं टेस्ट को, ठीक है ना। अब इसका मेथड जो होती है वो अब देखिए CBR जो हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं ना, देखो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना सोइल लेते हैं, ठीक है, और सोइल को हम एक मोल्ड में भर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार के मोल्ड में भर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, देखिए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी दैट इज वेट या मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किसका, सोइल का, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, तो वो डेंसिटी निकालते हैं सोइल की हम। फिर निकालते हैं हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना, तो उससे हम मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उसके मॉइस्चर कंटेंट निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके जो सोइल सैंपल होता है ये वाला, उसके ऊपर फिर हम पेनिट्रेशन करते हैं, ठीक है, और उस पेनिट्रेशन को नोट करते हैं। 0 mm पेनिट्रेशन के लिए कितना लोड, 5 mm के लिए, 1 mm के लिए, 1.5 mm के लिए एंड सो ऑन 12.5 mm तक के लिए कितना लोड उसमें अप्लाई किया गया, ठीक है ना। फिर CBR कैसे निकलता है, लोड एट 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए कितना लोड और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी इनटू 100, बस
इससे CBR की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है ना। फिर जो CBR की वैल्यू निकलेगी, फिर हम एक जो ग्राफ दिया होता है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस CBR किस रेंज के लिए जो सोइल है वो कौन सी ठीक है, तो उसकी हम वैल्यू उससे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल और एक आसान सा टेस्ट है ये, ठीक है। इस तरह से इसको, तो इस तरह से जो 3 टॉपिक हैं हमारे, पहला सॉइल सब्सट्रेट की जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या कौन कौन सी है, देन अपना HRB क्लासिफिकेशन एंड CBR टेस्ट। ये 3 टेस्ट, ये 3 टॉपिक्स, टॉपिक नंबर 5.1.1, 5.1.2 एंड 5.1.3, यूनिट 5 का जो टॉपिक 5.1 है ये इसके साथ ख़त्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।